अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का पहला सबक दस्तूर की पेशरफ्त पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम सिविक्स को या शहरियत को सियासत या पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी तक हमने जो भी मालूमात हासिल की हैं, मतलब 5वीं से लेके 8वीं तक, उसमें हमने शहरियों के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हम सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें पढ़ेंगे। 9th में भी इसी तरह से पढ़ा। अब 10वीं के अंदर पूरा जो भी हमारे जितने भी हमारे अज़बाक हैं वो सब सियासत पर ही मुबनी है। शहरी भी क्या है, सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला हिस्सा है, जिसमें हमने दस्तूर वगैरह के बारे में मालूमात हासिल की थी। अब हमारा आज का पहला सबक है दस्तूर की पेशरफ्त, यानी दस्तूर की तरक्की दस्तूर का काम करना। सियासत की अब तक की दरसी किताबों में हमने मुकामी हुकूमती इदारों, हिंदुस्तानी दस्तूर में मुंदरज इक़दार और उनके फ़लसफ़ों के साथ साथ दस्तूर के तश्कील करदा निज़ाम हुकूमत और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में भारत के मुक़ाम का तफसील से जायज़ा लिया है। अभी तक की किताबों में हमने मुकामी हुकूमती इदारे पढ़े हैं, जो तुम्हें मालूम होगा, जिसको हम इंग्लिश में लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि हर सतह पर अपने कामों को अंजाम देती है। कौन सी सतह पर? शहरी सतह पर, ज़िले सतह पर, देहाती सतह पर, जैसे कि ज़िला परिषद के सदर या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अलावा इसी को हम महानगर पालिका भी कहते हैं। फिर है नगर परिषद। इसके अलावा पंचायत समिति। मतलब जिस तरह की हुकूमत, जिस तरह की सतह है लोगों की, उसके हिसाब से जिस तरह की आबादी है, जैसा इलाका है, उसी पर मुबनी हुकूमत है। ये सब हम जो है पढ़ चुके हैं। तो ये कहलाती हैं मुकामी हुकूमती इदारे। अब इसी से बढ़कर जो है मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत है। हमारे मुल्क में वफाकी हुकूमत है। हमारे मुल्क में एक हुकूमत नहीं है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत भी है और रियासती हुकूमत भी है। इसके अलावा मुकामी खुद इख्तियारी इदारे भी हैं। इसीलिए हमारे मुल्क को वफाकी हुकूमत कहा जाता है। ऐसा मुल्क है हमारा जहाँ पे कि वफाकी हुकूमत पाई जाती है। तो अब हमने देख लिया कि मुकामी हुकूमती इदारे किसे कहते हैं। ये पॉइंट से हमें क्लियर हो गया कि इस तरह के जो इदारे होते हैं उनको मुकामी खुद इख्तियारी इदारे या मुकामी हुकूमती इदारे कहा जाता है, जिनके ज़रिए उस इलाके का निज़ाम चलाया जाता है। हिंदुस्तानी दस्तूर में मुंदरज इक़दार। अब ये इक़दार भी हम हर रोज़ प्लेज में पढ़ा करते थे। भाईचारगी, मसावत, उख़वत, इंसाफ, ये सब जो है ये इक़दार हैं। और उनके फ़लसफ़ों के साथ साथ दस्तूर की तश्कील करदा निज़ाम हुकूमत और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात में भारत के मुक़ाम का तफसील से जायज़ा लिया गया है। हमारे मुल्क में मरकज़ी हुकूमत है, जो कि मरकज़ी सतह पर है। वैसे ही रियासती हुकूमत भी है, जो कि रियासती सतह पर है। और नंबर 3 पर आता है मुकामी हुकूमती इदारे। ये सब जो इनकी तश्कील हुई है, ये दस्तूर की वजह से ही हुई है। दस्तूर ने इस बात की इजाज़त दी है जिसकी बिना पर मुल्क में अलग अलग हुकूमतें दिखाई देती हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात हमारे मुल्क के दीगर मुल्कों के साथ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में ही हमने पढ़ा था भारत के ख़ारजा पॉलिसी के बारे में। दुनिया के तमाम ममालिक आज की हालत में आज़ाद हो चुके हैं। मतलब एट प्रेजेंट दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो किसी के ज़ेरे निगरां है। हर मुल्क जो है वो आज़ाद हो चुका है। कहीं पर भी नौआबादियती निज़ाम नहीं है। और इसी वजह से हर मुल्क को इस बात का इख्तियार है कि वो अपने मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाए। और उसके लिए हर मुल्क किसी न किसी तरह की पॉलिसियों को तैयार करता है। जब बैनुल अक़वामी सतह पर दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुक़ात कायम करने के लिए पॉलिसी तैयार की जाती है, उसे ख़ारजा पॉलिसी कहते हैं। भारत ने इसी तरह दीगर ममालिक के साथ बेहतरीन किस्म के ताल्लुक़ात को कायम रखने के लिए ख़ारजा पॉलिसी को तैयार किया है। तो दीगर मुल्कों के साथ हमारे किस तरह के ताल्लुक़ात हैं, ये भी हम सब पढ़ चुके हैं। दस्तूर ने भारत को एक मजहबी गैर जानिबदार, हमारा मुल्क कैसा है, सेक्युलर मुल्क है, किसी भी एक मुल्क को
ख़ास मुकाम हासिल नहीं है। अलग अलग मज़ाहिब होने के बावजूद भी मुल्क में तमाम मज़ाहिब को बराबर के हुकूक हासिल हैं, बराबर का दर्जा हासिल है। तो दस्तूर ने भारत को एक मजहबी गैर जानिबदार जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है। कैसा मुल्क है हमारा? जमहूरी अवामी हुकूमत वाला मुल्क, जमहूरियत वाला मुल्क है, जमहूरी निज़ाम है, अवाम की हुकूमत है, अवामी हुकूमत, अवाम की हुकूमत है, अवाम के ज़रिए नुमाइंदों को मुंतखब किया जाता है और उसी से जमहूरी अवामी हुकूमत तैयार हुई है। इसका इख्तियार भी दस्तूर ने हमें दिया है। शहरियों को इंसाफ दिलाने और उनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से दस्तूर ने ज़रूरी और अहम पेशबंदी की है। मुल्क में रहने वाले शहरी को ये हुकूक हासिल हैं कि वो अपने बुनियादी हुकूक को इस्तेमाल करे। एक शहरी का बुनियादी हक इंसाफ है, मसावत है, आज़ादी है, भाईचारगी है, ये सब जो है ये एक शहरी के बुनियादी हुकूक हैं। तो दस्तूर ने सबको बराबर के हुकूक हासिल हों, इंसाफ मिले, आज़ादी के साथ रह सके, इसके लिए कुछ उसूल तैयार किए हैं। उन उसूलों में रहते हुए ही हर शहरी अपने आप को महसूस करता है और उसी को मतलब वो जो उसूल हैं उन उसूलों को ही बरूएकार लाकर हर शहरी तरक्की करने की राह पर गामजन है। जिस तरह के भी उसे मौक़े हासिल आते हैं वो उन मौक़े का इस्तेमाल करते हुए खुद की तरक्की करता है। जहाँ पर अगर उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या अदम मसावत किया जा रहा है तो वहाँ पर वो दस्तूर की बिना पर हुकूक भी हासिल करता है। एक शहरी के बुनियादी हुकूक जैसे कि आज़ादी है। अब आज़ादी में ही अगर हम लेंगे तो क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो जमहूरी अवामी हुकूमत वाला मुल्क है, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि मुल्क की फलाह व बहबूदी को मद्देनज़र न रखते हुए हुकूमत ने किसी तरह की कोई पॉलिसी को अमल में लाया है तो एक शहरी को ये हक हासिल है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, तनक़ीद कर सकता है, अपने ख़यालात का इज़हार कर सकता है। इसके अलावा दीगर अंजुमनें कायम कर सकता है, मज़हब की भी अंजुमन हो सकती है यानी इदारे हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज इस तरह की चीज़ें भी वो कायम कर सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने की उसे आज़ादी है, अपने मज़हब को इख्तियार करने की आज़ादी है, मज़हब को बदलने की आज़ादी है। वैसे ही समाजी इंसाफ, समाज में रहने वाला हर शख्स को बराबर का उसूल दर्जा हासिल है, मसावत। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जो हमें दस्तूर ने दी हैं और जहाँ पर समाजी इंसाफ और मसावत होगा वही समाज तरक्की करेगा। समाज तरक्की करेगा, खुद ब खुद मुल्क तरक्की करेगा, वरना लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। आपस में लड़ने की वजह से क्या होगा? मुल्क ज़वाल की तरफ आएगा। तो दस्तूर इस बात की इजाज़त देता है कि तमाम लोगों को मिलजुल कर एक साथ इंसाफ के साथ और मसावत के साथ रहना है। भारत में 26 जनवरी 1950 से हुकूमत का कामकाज दस्तूर में के मुताबिक किया जा रहा है। हमारे मुल्क का जो दस्तूर बना वो हम पढ़ते हैं कि 1949 है ना, 26 नवंबर 1949 को मुल्क का दस्तूर अमल में आया, लेकिन उसको निफाज में कब लाया गया, उस पर अमल कब किया गया? 1950 से। तो 26 जनवरी को हम यौम जमहूरिया के तौर पर मनाते हैं, यानी उस दिन से हमारे मुल्क का कानून नाफिज किया गया था और तब से लेके आज तक मुल्क में चलने वाला तमाम काम दस्तूर के मुताबिक ही किया जा रहा है। अब दस्तूर के मुताबिक भी इस तरह से किया जा रहा है कि दस्तूर जो बना है उसमें रियासती सतह के लिए अलग हुकूक दिए गए हैं, उसके लिए एक अलग फहरिस्त तैयार की गई है, मरकज़ी सतह के लिए अलग फहरिस्त तैयार की गई है, एक मुश्तरका फहरिस्त भी है जिसमें दोनों को मिलाकर हुकूक दिए गए हैं और उनमें रहते हुए ही इन हुकूमतों को अपने कामों को अंजाम देना पड़ता है। उसके बाद दिया हुआ है और तभी से हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो चल रहा है। भारत में सियासी अमल में जो अहम तब्दीलियाँ हुई, समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के नुक्ते नज़र से जो इक़दाम किए गए, इन सब का मुख्तसर जायज़ा इस बाब में लिया जाएगा। जैसे जैसे मुल्क में आबादी बढ़ती गई या लोगों के मसाइल बढ़ते गए, वैसे वैसे कहीं कुछ तब्दीलियाँ भी लाई गईं, यानी जो दस्तूर था उस दस्तूर के अंदर तब्दीलियाँ भी लाई गईं ताकि समाजी इंसाफ और मसावत को कायम रखा जाए और उसी की बिना पर जमहूरियत की नशोनुमा हो। अब यहाँ पर इस सबक में हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसमें है जमहूरियत, समाजी इंसाफ और मसावत और अदालती निज़ाम। सबसे पहले जमहूरियत का पहला पॉइंट दिया हुआ है सियासी पुख्तगी। जमहूरियत का अब हम मतलब समझ चुके हैं कि ऐसा मुल्क जहाँ पे जमहूरी निज़ाम हो, जहाँ पे अवाम की हुकूमत हो, अवाम के ज़रिए ही नुमाइंदों को मुंतखब किया गया हो और हुकूमत पर अवाम का कंट्रोल हो।
محض جمہوری طرز حکومت اختیار کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، تبھی جمہوریت سماجی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنتی ہے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر صرف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، لیکن اس ملک کے شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں یا انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ برابر کا انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو اس ملک کو جمہوری ملک نہیں کہا جا سکتا۔ جمہوری ملک یعنی یا جمہوری طرز نظام یعنی ایسا طرز نظام جہاں پر کہ ملک میں رہنے والا ہر شہری خود کو ملک کا ایک اٹوٹ حصہ سمجھے اور جسے اندر سے اس بات کا یقین ہو کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، اس کو برابر کا درجہ دیا جا رہا ہے، تبھی جمہوریت پنپتی ہے۔ اور اس طرح کی جمہوریت سماجی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنتی ہے۔ مطلب جب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ آزاد فضا میں ایک دم آزاد فضا کے اندر وہ سانس لے رہا ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، اس کو ہر طرح کے مواقع میسر ہیں، تبھی سماج ترقی کرتا ہے۔ اس طرز حکومت کے مطابق ہمارے ملک میں عوام کو براہ راست نمائندگی دینے والی پارلیمنٹ، ریاستی ودھان سبھا اور مقامی حکومتی ادارے وجود میں آئے ہیں۔ جمہوری طرز نظام کے بارے میں اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ جمہوری طرز نظام کی وجہ سے عوام کی حکومت تیار ہوتی ہے، اور اب یہ حکومت کس طرح کی، جیسے کہ مرکزی حکومت۔ تو مرکزی حکومت یعنی مرکزی سطح پر ہمیں پتہ ہے کہ اس میں پارلیمنٹ ہوتی ہے یعنی قانون ساز مجلس، یا جس کو مجلس مقننہ کہتے ہیں، یہ بھی دو ایوان میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک ہے لوک سبھا اور ایک ہے راجیہ سبھا۔ اب یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں عوام کی شمولیت کس طرح سے، جس سے کہ جمہوریت کی پختگی دکھائی دیتی ہے۔ ہر 5 سال میں الیکشن ہوتے ہیں، اب یہ تمہیں معلوم ہے نا، یہ والا پارٹ جو ہے تم کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ابھی پچھلے سال ہی الیکشن ہوئے۔ ہر 5 سال میں الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکشن کے ذریعے جو بھی پارٹی کے ممبر کو اکثریت حاصل ہوتی ہے اسی کی حکومت تیار ہوتی ہے۔ اس میں کل نمائندے 552 ہوتے ہیں، کبھی کبھی 550 بھی ہو سکتے ہیں، 548 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہاں پر کم و بیشی ممبروں کی پائی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے چنے گئے ممبر کو ممبر آف پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، جس کو ہم MP کہتے ہیں۔ ویسے ہی راجیہ سبھا، اب یہ راجیہ سبھا کے ممبر کہاں سے آتے ہیں؟ ریاستی سطح پر بھی اسی طرح کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسمبلی جسے کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ودھان سبھا اور دوسرا ہوتا ہے ودھان پریشد۔ ودھان سبھا ہر ریاست میں پائی جاتی ہے، ودھان پریشد کچھ ہی چنندہ ریاستیں ہیں جہاں پر کہ ودھان پریشد جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ یہ بھی مجلس مقننہ ہے، یہاں پر بھی قانون بنتا ہے، یہاں پر بھی قانون بنتا ہے۔ اب یہاں کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ ممبر یہاں پر آتے ہیں، ان ممبران کا الیکشن بھی ہر 5 سال میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 550 یا 552، یہاں پہ 238 وغیرہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو ممبر یہاں چن کر آتے ہیں، یہ جو ایوان ہے، یہ ایوان ایسا ہے کہ یہ مستقل چلنے والا ایوان ہے، اس لیے اس کو مستقل ایوان کہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ڈیزالو نہیں ہوتا۔ اس میں کہ ممبر جو ہیں ہر 2 سال بعد 1/3 ممبر اس میں سے ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور نئے ممبر چن کر واپس اس میں آ جاتے ہیں، لیکن لوک سبھا جو ہے ہر 5 سال میں ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عوام کسی طرح کی عدم اعتماد کی تجویز جو ہے وہ پیش کر دے تو اس وقت بھی لوک سبھا ڈیزالو ہو جاتی ہے، یعنی حکومت کو برخاست کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات کی بات ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت، یہ ہو گیا ریاستی حکومت، اور پھر اسی طرح سے مقامی حکومتی ادارے جس میں یہ الگ الگ کارپوریشن وغیرہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے کیا ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کے ذریعے یہ ممبران چن کر آتے ہیں۔ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں، اب یہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ممبر جو حکومت جو تیار ہوتی ہے وہ اس عمل کے ذریعے ہی تیار ہوتی ہے جس میں کہ عوام کی شمولیت شامل ہے۔ جہاں پر عوام شامل ہوں گے وہیں پر ہی وہی ملک جمہوریت کی نشو نما کرنے والا ملک کہلاتا ہے۔ وہیں پر ہی یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ جمہوریت اس ملک میں باقاعدگی سے پنپ رہی ہے، یعنی وہاں پر صرف نام کی جمہوریت نہیں ہے بلکہ باقاعدہ عوام بھی حکومت کے کاموں میں، حکومت کو تیار کرنے میں پوری معاون و مددگار ہے۔ عوامی شمولیت اور سیاسی مقابلہ آرائی کی بنا پر بھارت میں جمہوریت کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مقررہ مدت کے بعد ہونے والے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات
भारतीय जमहूरियत की कामयाबी की अलामत है। अब इंतखाबात भी कैसे हो रहे हैं, डर के नहीं हो रहे कि बंदूक की नोक पर हमें वोट दो, इस तरह से नहीं, बल्कि आज़ादाना और मुनसिफाना, आज़ादाना तौर पर हर शख्स, हर वो शहरी जो कि बालिग है कानूनी तौर पर, उसे वोट देने का इख्तियार हासिल है। जिसकी उम्र 18 साल है, आगे पढ़ेंगे हम, तो वो आज़ादाना तौर पर उसे लगता है अगर कि ये जो बंदा है ये बेहतरीन किस्म का नुमाइंदा साबित हो सकता है और ये हुकूमत को तैयार करने में एक अहम रोल अदा कर सकता है, तो ऐसे ही नुमाइंदों को अवाम मुंतखब करती है, जिसके ज़रिए हुकूमत तैयार होती है। हमारे मुल्क में जो भी इलेक्शन होता है वो बिल्कुल गैर मुनसिफाना तरीके से नहीं होता, बल्कि मुनसिफाना तरीके से और आज़ादाना माहौल में किया जाता है। हमारा मुल्क आबादी और वसअत दोनों एतबार से बहुत बड़ा है। इस वजह से मुख्तलिफ सतहों पर इलेक्शन करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। मुल्क में इलेक्शन एक साथ नहीं होता कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ हो जाएगा। कम से कम 30 से 40 दिन लगते हैं, वक्फे वक्फे से इलेक्शन किया जाता है, कभी कोई पोर्शन में, कभी कोई इलाके में, कभी कोई जोन में, ताकि पूरे मुल्क में बाकायदगी से बेहतरीन तरीके से ये काम अमल में लाया जा सके। तो इतना बड़ा एक चैलेंज है ये हुकूमत के सामने कि बाकायदगी से, अब ये हुकूमत का काम, इलेक्शन कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन, जिसमें कि इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके अलावा और भी दीगर कमिश्नर्स होते हैं। उनकी जो है एक बाकायदा जमात होती है, वही जमात जो है इस बात का फैसला करती है कि इलेक्शन कब करवाने हैं, कितनी सतहों में करवाना है, कहाँ पर कब करवाना है, फिर इलेक्शन के बाद रिजल्ट, ये सब काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। अब वो सब जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो कहाँ से चुनकर आते हैं, किस तरह के होते हैं। फिलहाल में हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क बहुत बड़ी आबादी वाला और वसअत वाला मुल्क है, इसलिए हमारे मुल्क में इलेक्शन अलग अलग सतहों में करवाया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बार बार होने वाले इंतखाबात की वजह से भारतीय राय दहिंदगान की सियासी बेदारी को पुख्ता करने में बड़ी मदद होती है। कभी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, कभी राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, कभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, तो आवाम जो है वो बाकायदा बेदार हो जाती है। यानी एक शहरी जो है वो बेदार मगज शहरी कहलाने लगता है जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि मुल्क में क्या काम शुरू है, किस तरह से हुकूमत तैयार की जा रही है, कौन सी हुकूमत बन रही है, कैसे कामों को अंजाम दिया जा रहा है। हमारा मुल्क कसीर पार्टी वाला निज़ाम वाला मुल्क है। हमारे मुल्क में किसी एक पार्टी को खास अहमियत हासिल नहीं है, बल्कि जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें अलग अलग पार्टी के लोग उसके अंदर शामिल होते हैं और इसी वजह से इलेक्शन के वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी किसी के साथ ना हो। इलेक्शन के दौरान जिन अवामी पॉलिसियों और मसाइल का जिक्र होता है उनके बारे में राय दहिंदगान की अपनी एक राय बन जाती है। मसाइल के मुतबादिल हल के बारे में गौर व फिक्र करने की वजह से राय दही के रुझान में इजाफा हुआ है। हमको पता है इलेक्शन के वक्त जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैंपेनिंग होती है, तशहीर होती है। हर सियासी पार्टी का अपना एक अलग नारा होता है। कभी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कभी महंगाई भगाओ, कभी कुछ और। तो उस दौरान में, इलेक्शन के दौरान में मुल्क में जो भी कमियां रहती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हर पार्टी अपना एक कॉल तैयार करती है, अपनी एक पॉलिसी तैयार करती है और वही पॉलिसी आवाम तक तशहीर के ज़रिए पहुंचाती है। आवाम के पास अब एक बहुत बड़ा मुतबादिल होता है, एक बहुत बड़ा उसके पास ऑप्शन होता है गौर व फिक्र करने का कि उसे कौन सी पार्टी को जितवा के लाना है, जिससे कि यानी कौन सी ऐसी हुकूमत तैयार की जाए जो वाकई में सही मानों में जमहूरियत की नशोनुमा कर सके। तो इस तरह से हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क है जहाँ पर के जमहूरियत की नशोनुमा के लिए आवाम की शमूलियत को भी मद्देनज़र रखा जाता है।